तो अभी तक हमने भाई कंडक्टेंस 6 ही डिफिनीशन पढ़े हैं, 6 डिफिनीशन पढ़े हैं, जिसमें देखिए दो दो टर्म तो रेजिस्टेंस है और 4 टर्म्स क्या है भाई, कंडक्टेंस। देखिए ये रेजिस्टेंस है और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर कंडक्टेंस बोला जाए तो कंडक्टेंस तो 4 होता है और रेजिस्टेंस 2 होता है, सबका डिफिनीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जो कंडक्टेंस होता है उसमें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, जो कंडक्टेंस होता है डाइल्यूशन करने पे इनका इफेक्ट क्या होता है। बताइए डाइल्यूशन करने पे तो भाई कप्पा कम हो जाता है। अगर हम बात करें डाइल्यूशन करने पे, ये देखिए रेजिस्टेंस को हटा दीजिए, क्योंकि ये सोल्यूशन में हमको पढ़ना किसके बारे में है भाई, कंडक्टेंस के बारे में। आप लोग देख रहे थे। अच्छा बताइए, जो कंडक्टेंस है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज्यादा होता है या वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। देखिए अगर मैं बोलूं HCl और एसिटिक एसिड, क्या HCl है और एसिटिक एसिड है, किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा भाई, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका कंडक्टेंस ज्यादा होता है। तो बताइए क्या HCl का कंडक्टेंस एसिटिक एसिड से ज्यादा होगा, क्योंकि ये आयन में 100% डिसोसिएट होंगे और उनका मोबालिटी का वजह से उनका कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ में जो कंडक्टेंस है वो भाई चारों कंडक्टेंस हो सकता है, क्लियर है ना। अच्छा फिर आपको बताया जाएगा, बताइए अगर सॉल्वेंट को चेंज कर दिया जाए तो सॉल्वेंट को चेंज करेंगे, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस कौन सा सॉल्वेंट का होता है भाई, वाटर का। क्यों, क्योंकि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होता है, उसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, उसका कंडक्टेंस ज्यादा होता है। फिर मैं बोल रहा था कि बताइए अगर आयंस है भाई, आयंस, तो आयंस के बीच में केटाइन और एनाइन का बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। अगर उसका इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स को कम कर दिया जाएगा, मोबिलिटी बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ता था कम हो जाता था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। फिर हम लोग बोले थे कि अगर मोर विस्कस सोल्यूशन लेते हैं तो उसकी मोबिलिटी कम होती है, उसका कंडक्टेंस कम हो जाता है। फिर आपको बताया गया था हाइड्रेटेड साइज, क्या बताया गया था भाई, हाइड्रेटेड साइज। अच्छा बताइए जिसकी हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगी, क्या उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी। अरे भाई पानी में उसका साइज बड़ा होगा तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, तो उसका कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। क्या यहाँ तक जो हम लोग 1 से लेके 6 तक जो पढ़ रहे थे, वहां में जो कंडक्टेंस था वो ये चारों कंडक्टेंस था भाई। लेकिन एक डाइल्यूशन का केस में ये चारों कंडक्टेंस का रिजल्ट अलग अलग होता है, क्लियर है ना भाई। जब आप डाइल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन करेंगे तो बताइए कप्पा तो कम हो जाता था, बाकी कंडक्टेंस भी बढ़ता था, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है। तो याद रखिए जब भी डाइल्यूशन करेंगे कप्पा तो कम होगा, बाकी तीनों कंडक्टेंस बढ़ जाएंगे। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं भाई। अरे भाई बताइए डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी बढ़ रही थी घट रही थी। अरे भाई डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आयन पर ml सोल्यूशन डिक्रीज हो रहा था, जिसका वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा था। तो याद रखेंगे डाइल्यूशन करने से कप्पा तो कम होगा, बाकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, क्लियर है ना। अच्छा आप देखिए यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अच्छा अगर मैं बोलूं भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डाइल्यूशन करने पे क्या हो रही है, डाइल्यूशन करने पे कप्पा कम हो रही है और 3 कंडक्टेंस बढ़ रहे हैं, आपको याद हो गया होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देख सकता हूँ क्या भाई, जो कंडक्टिविटी के होगा डाइल्यूशन करने से, डाइल्यूशन का इन्वर्सली होगा, डाइल्यूशन करेंगे के तो कम हो जाएगा, डाइल्यूशन करने से के तो कम हो जाएगा। अच्छा बताइए डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे का इन्वर्सली होता है भाई। अरे भाई डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगा भाई। तो अगर मैं लिख सकता हूँ का क्या भाई बताइए, मतलब जिसका कंसंट्रेशन, मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका के ज्यादा। लेकिन अगर आप डाइल्यूशन करेंगे, ध्यान से सुनिए, अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो डाइल्यूशन करने से के तो कम हो जाता है, डाइल्यूशन करने से के तो कम हो जाता है, लेकिन कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भाई डाइल्यूशन करने से क्या होता है भाई, बढ़ता है। अगर डाइल्यूशन करने से बढ़ता है तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसकी कंडक्टेंस कम, उसका मोलर कंडक्टेंस कम, उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कम, क्लियर है ना भाई। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। अरे भाई डाइल्यूशन करने का मतलब वॉल्यूम ही तो बढ़ाना होता है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन तो कम ही हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, कॉपी करना है तो कर सकते हैं।
पूछा गया है कि कौन सा सोल्यूशन का लेमडा इक्विवेलेंट मैक्सिमम होगा, किसका लेमडा इक्विवेलेंट मैक्सिमम हो। भाई ये क्या लिखा है, एम, एम का मतलब मोलारिटी, मोलारिटी या कंसंट्रेशन, बात तो बराबर ही है। अच्छा बताइए, आप लोग को मालूम होता है कि डाइल्यूशन करने से, देखिए ये फॉर्मूला तो याद नहीं रहेगा भाई, अभी आप लिखे हैं तो आपको याद है, लेकिन ये तो हमेशा याद नहीं रहेगा, तो क्या आप थोड़ा सा सोचिए। आपको ये तो मालूम था कि डाइल्यूशन करने से तो के कम हो जाता है, बाकी सारी टर्म्स बढ़ जाती है, मतलब लेमडा एम बढ़ता है, लेमडा इक्विवेलेंट बढ़ता है, कंडक्टेंस बढ़ जाता है, घटता कौन है, सिर्फ के, कप्पा, कंडक्टिविटी। अब मुझे बताइए, मतलब जिसका डाइल्यूशन ज्यादा होगा उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा भाई। अगर मैं बोलूं जिनका कंसंट्रेशन कम है उसका डाइल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन उसका ज्यादा हो जाएगा, तो बताइए किसका, इन तीनों में किसका कंसंट्रेशन सबसे कम है, इसका। अरे भाई इसका अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो इसका डाइल्यूशन ज्यादा होगा, और डाइल्यूशन करने से तो लेमडा इक्विवेलेंट बढ़ ही तो जाता है भाई। तो बताइए तीनों में किसका लेमडा इक्विवेलेंट मैक्सिमम होगा, बताइए। समझ पा रहे हैं भाई। भाई देखो जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसका लेमडा इक्विवेलेंट मैक्सिमम होगा, तो देख लेंगे कि तीनों में किसका कंसंट्रेशन कम है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। भाई फॉर्मूला तो याद नहीं रहेगा, आपको मालूम है कि डाइल्यूशन करने से क्या क्या बढ़ता है भाई, कंडक्टेंस बढ़ता है, लेमडा एम बढ़ता है, लेमडा इक्विवेलेंट बढ़ता है, घटता सिर्फ और सिर्फ क्या है के। तो यहाँ में तो लेमडा इक्विवेलेंट पूछा गया था, तो डाइल्यूशन करेंगे तो ये बढ़ेगा, मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब जिनका कंसंट्रेशन कम उनका डाइल्यूशन मैक्सिमम। तो किसका कंसंट्रेशन सबसे कम है, देखिए 0.1 है, 0.01 है, 0.001 है, तो किसका कम है भाई, सी का कम है, इसलिए उनका वैल्यू, उसका आंसर ज्यादा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या भाई समझ में आ रही है। नेक्स्ट हेडिंग में लिखिए, पॉइंट टू कंपेयर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, पॉइंट टू कंपेयर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पॉइंट टू कंपेयर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है, पहला ध्यान देना है। अच्छा अगर बताइए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। बताइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होगा। जैसे वही सेम बात है, अगर NaCl दे दिया जाए और एसिटिक एसिड दिया जाए, तो बताइए किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि अगर हमारे पास में, ध्यान से सुनेंगे, क्या हमारे पास में HCl भी है, HCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और H2SO4 भी लिखा है। भाई एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना भाई, जब एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो उस केस में कैसे कंडक्टेंस को कंपेयर करना है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जिसके सोल्यूशन में आयंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अब बताइए HCl को डालेंगे तो इसमें कितने आयंस में टूटेगा भाई, 2, H प्लस और Cl माइनस, लेकिन इसको डाला जाएगा तो ये कितना आयंस देने वाला है, 3। तो जब एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है तो जिसका सोल्यूशन में आयंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। देखिए अगर एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन है तो क्या देखेंगे भाई, नंबर ऑफ आयंस, जिनका आयंस ज्यादा है उनका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं होंगे भाई। क्या बताइए लास्ट में दिखाई दे रही है क्या ये बोर्ड, नहीं दिखाई दे रही है, दे रहा है नहीं दे रहा है, कंफर्म कर दीजिए भाई एक बार, लास्ट से रात में दिखाई दे रही है क्या, इधर आप लोग बताइए, इधर लास्ट लास्ट में, इधर इस साइड में दिखाई दे रही है क्या, चलिए ठीक है, नहीं दिखाई देगा बोलना है, ठीक है। चलिए थर्ड में बोलेंगे। देखिए आपको क्या बताया गया है कि जब हमारा एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, जब एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा तो क्या देख लेंगे, आयंस देख लेंगे, मतलब जिसका आयंस सोल्यूशन में ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दो, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और दोनों में सेम आयंस मिले, जैसे कि अगर हम बात करें NaCl, क्या बात किया जाए भाई NaCl, और यहाँ में बात करेंगे बेरियम सल्फेट BaSO4, क्या समझ पा रहे हैं भाई।
देखो ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अरे भाई जितना भी सॉल्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब बताइए, अब ये सोल्यूशन में कितना आयंस देने वाला है? दो। और ये भी सोल्यूशन में कितना आयंस देने वाला है? दो। मतलब यहाँ में एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, आयंस भी सेम है। उस केस में कैसे कंडक्टेंस को कंपेयर किया जाए? तो भाई याद रखेंगे, जिसका चार्ज ज्यादा होगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो सेम लिखना है, और नंबर ऑफ आयंस भी सेम हो जाए, नंबर ऑफ आयंस भी सेम हो जाए, तो भाई जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर हम कंपेयर करना चाहें, आप मुझे बताइए, NaCl और BaSO4, क्या लिखा है भाई? NaCl प्लस BaSO4, ये ऑर्डर फॉलो करते रहना है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो क्या चेक करना है कि किसका आयंस ज्यादा है, और जिसका आयंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अगर मान लो दोनों केस में आयंस सेम हो गया तो फिर क्या देखेंगे भाई? चार्ज देखेंगे। यहाँ में देखिए चार्ज तो +1 -1 है, और यहाँ में चार्ज +2 -2 है। मतलब जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा, मतलब BaSO4 का कंडक्टेंस NaCl से ज्यादा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट में भाई, इसमें तो 4 रूल लिखाने वाला हूं मैं, जिसमें 3 रूल आपको बता दी गई हैं। अच्छा, कभी ऐसा हो कि एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो प्रेजेंट है, आयंस भी सेम हो जाए, चार्ज भी सेम हो जाए, आयंस भी सेम हो जाए, चार्ज भी सेम हो जाए, तो कैसे कंडक्टेंस को कंपेयर करेंगे? जैसे कि मान लो लिखा है LiCl, क्या लिखा है भाई? LiCl, और यहाँ में लिखा है NaCl। देखिए भाई, यहाँ में देखो दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों में दो दो आयंस है, और दोनों का चार्ज भी सेम है। और तब इसको कैसे कंपेयर किया जाए? आपको कल ही पढ़ाया जा रहा था, हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड साइज। बताइए, यहाँ में देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है भाई? Cl, और यहाँ में Li प्लस, और यहाँ में क्या है भाई? Na प्लस। अब आप मुझे बताइए, Li का एक्चुअल साइज तो छोटा है, लेकिन पानी में डालेंगे तो क्या इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा? अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो इसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा। मतलब किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा? NaCl का। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? लास्ट पॉइंट तो यही है कि जब सब कुछ सेम हो जाए, नंबर ऑफ आयंस भी सेम हो जाए, नंबर ऑफ आयंस भी सेम हो जाए, चार्ज भी सेम हो जाए, चार्ज सेम हो जाए, उसके बाद हम क्या देखेंगे? हाइड्रेटेड साइज। क्या देखेंगे भाई? हाइड्रेटेड साइज। मतलब जिसका हाइड्रेटेड साइज कम होगा उसकी कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अरे भाई समझ पा रहे हैं? क्या इसमें बताया गया था एक एक्सेप्शन? क्या बताया गया था? एक्सेप्शन। किसका कंडक्टेंस मैक्सिमम? H प्लस का। किसका? H प्लस का। चलिए कॉपी कर लीजिए। जब भी आपको चार्ट दे दिया जाए और बोला जाएगा कि इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो आपको सबसे पहले ये 4 रूल को फॉलो करना है, सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। अभी ये नहीं कि सबसे पहले आप यही देख लिए भाई। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? जैसे मान लो यहाँ में लिखा है HCl लिखा है, और आपने यहाँ में लिख दिया H2SO4, या आपने यहाँ में देख लिया भाई Al2SO4 का होल थ्राइस। भाई इसमें आयंस ना ज्यादा है, ऑर्डर फॉलो करना है। समझ पा रहे हैं क्या भाई? सबसे पहले आपको क्या देखना है? आयंस देखना है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग पता चल गया। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है भाई? दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों में आयंस अलग अलग है, तो उसका जिसका आयंस ज्यादा उसका कंडक्टेंस ज्यादा। आयंस भी सेम है तो चार्ज देख लेंगे। अरे भाई चार्ज भी सेम हो जाए तो क्या देखना है? हाइड्रेटेड साइज। क्या देखना है? हाइड्रेटेड साइज। क्लियर है? मुझे लग रहा है कॉपी हो गया होगा भाई। कॉपी हो गया है तो क्वेश्चन लिखिए, which aqueous solution has which aqueous solution has maximum electrolytic conductance? which aqueous solution has which aqueous solution has maximum electrolytic conductance?
क्या लिखा है भाई? विच एक्वा सोल्यूशन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस? किसका मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा? पहला किसका भाई? चलिए आपका हिसाब से H2SO4 3 ए। कितने स्टूडेंट जिनका ए आंसर आ रहा है? H3PO4 एक स्टूडेंट का। कितने स्टूडेंट जिनका ऑप्शन नंबर ए है? कितने स्टूडेंट है जिनका ऑप्शन नंबर बी है, सी है, डी है? तो देखिए भाई H3PO4 है ना, H3PO4 फॉस्फोरस का ये एसिड है, ध्यान दीजिएगा। H3PO4 एक वीक एसिड है। कैसा है भाई? वीक एसिड। HCN भी कैसा एसिड है? वीक एसिड। अरे भाई वीक एसिड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रॉन्ग का और वीक का किसका कंडक्टेंस ज्यादा होता है, तो आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग का। अरे भाई H2SO4 और NaCl ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। अरे भाई ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये भी है और ये भी है, अरे भाई इसमें आयंस ना ज्यादा है और इसमें आयंस कम है, इसमें सिर्फ 2 आयंस है और इसमें 3 आयन है। तो बताइए किसका कंडक्टेंस ज्यादा होने वाला है? H2SO4। केवल आपने देखा H3PO4, यहाँ में तो आपने बोला अरे भाई 4 आयन मिलेगा, 4 आयन मिलेगा भाई ये, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। ये कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन आप लोगों का दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है ना? चलिए ये सब आपको लिखाया जाएगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा एसिड वीक एसिड होता है। क्लियर है ना भाई? लेकिन आपको याद होना है कि फॉस्फोरस का एसिड हो गया, H3PO4, H3PO3, ये सब हमारे वीक एसिड होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड वीक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। क्लियर है ना भाई? सब लिखाए जाएंगे, आप कॉपी कर लिए होंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है? बी। H2SO4 यही बोल रहे हैं आप? अरे भाई वीक एसिड है ना और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? H2S एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग का ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और लिखेंगे। अरेंज अरेंज फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन, अरेंज फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन, अरेंज फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, arrange following aqueous solution in increasing order of electrolytic conductance, electrolytic conductance। ऐसा लिखा गया है और इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। किसका सबसे ज्यादा? HCl। उसके बाद बताइए किसका? क्या आपको मालूम है कि भाई ये देखिए, पहले आप सोचेंगे क्या सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? क्या अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके बाद क्या नंबर ऑफ आयन भी सेम है? क्या उसके बाद चार्ज भी सेम है? +1 -1 +1 -1 चार्ज भी सेम है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है? हाइड्रेटेड साइज से। और अब मैं आपको बताया भी था कि हाइड्रोजन का कंडक्टेंस मैक्सिमम होता है। उसके आप मुझे बताइए, यहाँ में Na+ है, यहाँ में K+ है और यहाँ में CS+ है। साइज तो बड़ा, साइज तो छोटा इसका होता है, लेकिन जब ये पानी में जाएगा तो उसका वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। ये बहुत भारी हो जाएगा पानी में, Na+ बहुत भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, मतलब इनका मूवमेंट पानी में तो हो ही नहीं पाएगा, तो इनका कंडक्टेंस सबसे कम होगा। और किसका ज्यादा हो जाएगा भाई? CSCl का। किसका ज्यादा हो जाएगा? CSCl का, फिर KCl का, और फिर किसका हो जाएगा भाई? NaCl का। तो ऑर्डर यही। क्या लिखा है भाई? डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है ना भाई? अच्छा ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको जल्दी से पढ़ा दूं। क्या अभी तक हमने 7 फैक्टर देखा था कंडक्टेंस के लिए ना?
मतलब फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस में 7 फैक्टर दिखा गया था, लेकिन भाई 1 से लेके 6 फैक्टर में जो कंडक्टेंस लिखा था वो चारों कंडक्टेंस के बारे में था। लेकिन जो रिजल्ट चेंज हो जाता था किस पे, जब डाइल्यूशन किया जा रहा था, तो क्या चारों कंडक्टेंस का रिजल्ट अलग अलग था। और उसमें आपने क्या देखा कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे कप्पा तो कम हो जाएगा, बाकी चारों कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। भाई आपने कंडक्टेंस तो यही देखा था, क्या देखा था भाई, जी देखा था, के देखा था, और लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट। और ये चारों रिजल्ट डिफरेंट कब होता था, जब इस पे डाइल्यूशन किया जा रहा था। मतलब अगर हमारे पास में घर में बैटरी है भाई, उस बैटरी में पानी मिलाएंगे तो ये चारों कंडक्टेंस का रिजल्ट अलग अलग आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, जैसे आपके पास क्या है भाई, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, आपने क्या करा भाई, घर का इन्वर्टर था उसको फोड़ दिया, और उसके अंदर में जो लिक्विड था उसके अंदर में ही तो पानी मिला रहे हैं। जब आप पानी मिलाएंगे तो ये चार रिजल्ट का, चारों पे जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डाइल्यूशन किया जाएगा, कंडक्टेंस तो बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी कम होगा, कप्पा तो कम हो जाएगा, बाकी तीनों वैल्यू बढ़ जा रही थी। लेकिन हमने ये जो टॉपिक का नाम लिखा है वो क्या लिखा है भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहाँ से ये दोनों के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो सिर्फ अब लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट के बारे में है। देखो मैंने क्या लिखा भाई, मोलर कंडक्टेंस, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो आप लोगों के दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहा होगा भाई इक्विवेलेंट तो लिखा ही नहीं। अरे भाई लेमडा एम का जो वैल्यू होगा उसको वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भाई लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है बताइए, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई वैलेंसी फैक्टर। मतलब जो सेम लेमडा मोलर के लिए आएगा वही सेम इक्विवेलेंट के लिए भी आएगा, वहां में मोलर का जगह में इक्विवेलेंट लिख दिया जाएगा। क्लियर है ना भाई? रिजल्ट हम पढ़ने वाले मोलर का, बाद में हम लोग इक्विवेलेंट का भी क्वेश्चन को उसी पैटर्न पे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना भाई? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला कि कंडक्टेंस तो चार होता है, डाइल्यूशन करने पे कप्पा तो कम हो जाता है, बाकी तीनों टर्म पर बढ़ जाता है। लेकिन अभी हमको जो पढ़ना है इसमें कप्पा और के तो भाड़ में चला गया, कहाँ चला गया, पढ़ना इसी के बारे में। क्लियर है ना भाई? आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, अब हम लोग को पढ़ना है मोलर कंडक्टेंस। इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये जो पढ़ेंगे एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ा जाता है, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ा जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आप लोग का रिस्पॉन्स होना जरूरी है। बताइए डाइल्यूशन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है भाई, डाइल्यूशन। अच्छा बताइए जब डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा कम होगा, कम हो जाएगा। जैसे भाई हमारे पास में एक कंटेनर है और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है Na प्लस और Cl माइनस का। अब आप यहाँ से क्या कर रहे हैं भाई, डाइल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा बताइए जब डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगा। अच्छा बताइए डाइल्यूशन करने से बताइए वॉल्यूम बढ़ेगा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आयन पास पास में होंगे या आयन दूर दूर होंगे भाई? अगर आयन दूर दूर होगा तो इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं बोल सकता हूं क्या इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा? भाई मैंने क्या बोला कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगा, अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा। अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, बताइए आयन की मोबिलिटी बढ़ेगी कम हो जाएगी? अरे भाई आयन की जो मोबिलिटी है वो बढ़ेगी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आयन की मोबिलिटी बढ़ेगी तो उसका क्या हो जाएगा भाई, क्या भी बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा भाई, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? मैंने क्या बोला कि जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन तो कम हो जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि यहाँ में हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और हमने डाइल्यूशन करा, डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगा, लेकिन आयन के बीच में जो पहले आयन कम वॉल्यूम में घूम रहा था, अब आयन की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, मतलब आयन के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आयन की मोबिलिटी बढ़ेगी, और आयन का मोबिलिटी बढ़ेगा तो उसका मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा या उसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। किसी को डाउट नहीं है ना भाई? किसी को डाउट नहीं है ना भाई? आयंस जितना मूव करेगा वही तो उसका मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा भाई। ये तो आपको डिफिनेशन ऑलरेडी पहले पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें, नाम लिखा है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब यहाँ में लिखा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कॉपी नहीं करना भाई, ध्यान दीजिएगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
अगर बताइए इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, मतलब पानी बहुत ज्यादा मिला देंगे, समझ पा रहे हैं ना भाई। जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो बताइए उस समय उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? अरे भाई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? जीरो। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी भाई? जीरो। अरे भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब आपने कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अरे भाई कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट और वन बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा भाई? जीरो। क्या आपने क्या समझा कि जब हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूशन को इनफाइनाइट करेंगे, उस समय कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा। देखिए अच्छा, कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, पहले इसके इसके बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए भाई थोड़ा सा ध्यान देंगे, सबसे पहले आपके पास में क्या था? एक गिलास। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ में एक कंटेनर था भाई, ठीक है, और उसका अंदर में आपके पास क्या था? नमक था, Na+Cl- था। और इस समय इसकी मान लो ये ग्लास है भाई, ग्लास है, और ग्लास अभी आधा भरा हुआ है, और उसके अंदर में NaCl है, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। अब बाहर से आप क्या कर रहे हैं भाई? ड्रॉप ड्रॉप पानी मिला रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। और डाइल्यूशन करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन कम होगा, कम होगा। फिर डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, कंसंट्रेशन कम होगा। अच्छा बताइए, डाइल्यूशन तो कर रहे हैं, क्या हो रहा है भाई? मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ रहा है, मतलब जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे उसका मोलर कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। फिर आपने क्या देखा, एक समय के बाद क्या था भाई? ये तो कंटेनर फुल हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? ग्लास ही फुल हो गई। अब लेकिन आपको तो डाइल्यूशन कहाँ तक करना है? इनफाइनाइट। लेकिन जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मान लो ये ग्लास था, उसमें पानी बहुत थोड़ा था, आप डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करते करते एक ऐसा समय आया, ग्लास तो भाई भर गया। समझ पा रहे हैं ना भाई? लेकिन आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना है, इनफाइनाइट पानी मिलाना है। अब इसी पानी को अरे भाई सियांग नदी में फेंक दीजिए, क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी? क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया? लेकिन आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकली हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो कर ही नहीं सकते। क्लियर है ना? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है? अरे भाई जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो बताइए आयन के बीच में जब डाइल्यूशन कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, जब आप डाइल्यूशन कर रहे थे इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा था? कम। जब तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो दोनों आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा भाई? जीरो। अरे भाई क्या हो जाएगा? जीरो। इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा भाई? जीरो। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो भाई, जब आप डाइल्यूशन करिए, डाइल्यूशन करिए, डाइल्यूशन करिए, और डाइल्यूशन करने के बाद अगर इस केटाइन को एनाइन से मतलब नहीं है, और एनाइन को केटाइन से मतलब ना होने लगे, मतलब इसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, और एनाइन को भी केटाइन से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जीरो हो गया। और जब दोनों आयन के बीच में अट्रैक्शन ही जीरो हो गया, तो बताओ क्या दोनों आयन इंडिपेंडेंट माइग्रेट करेगा? अरे भाई अब दोनों आयन इंडिपेंडेंट माइग्रेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो उसी को हम लोग बोल देंगे भाई, जिस केस में दोनों आयन का बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वही जीरो हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि आपने कितना डाइल्यूशन कर दिया? इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अरे भाई जब केटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर उसी अट्रैक्शन को खत्म कर दिया जाए, उसी अट्रैक्शन को जीरो कर दिया जाए, और ये जीरो तभी हो सकता है जब क्या हो जाए भाई? जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन जीरो तभी हो पाएगा जब आप डाइल्यूशन कितना करेंगे? इनफाइनाइट। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अच्छा बताइए, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रही है? और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं मोलर कंडक्टेंस तो बढ़ता है भाई, और आपने डाइल्यूशन करा, मोलर कंडक्टेंस और बड़ा होगा, और डाइल्यूशन करेंगे और मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो क्या इस समय जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो क्या बताइए उसका मोलर कंडक्टेंस भाई मैक्सिमम हो गया होगा? भाई समझिए, आप काहे नहीं समझ रहे हैं? बोर्ड पे देखिए, इधर मैंने बोला कि डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, तुमने और डाइल्यूशन करा और मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, और डाइल्यूशन करते 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 कहां तक कर दिया भाई? इनफाइनाइट। जब डाइल्यूशन आप इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या उस समय उसका जो मोलर कंडक्टेंस आएगा वो सबसे मैक्सिमम आएगा, और मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम आएगा, क्या आएगा भाई? मैक्सिमम आएगा। इसी मोलर कंडक्टेंस का नाम होता है मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या नाम होता है भाई इसका? क्या नाम होता है भाई? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या नाम हो जाता है भाई? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इस या तो हम लोग इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और इसको लिखते कैसे हैं भाई? लेमडा एम इनफाइनाइट, या लिखा जाता है कैसे? लेमडा एम जीरो। अरे भाई इसका मतलब क्या है भाई?
मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसको कैसे पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। अरे भाई जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन तो जीरो ना हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? मैं क्या बोल रहा था कि जब हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन करा ना, तो दोनों आयन के बीच में अट्रैक्शन जीरो हो गया। मतलब केटाइन को एनाइन से मतलब नहीं होगा, एनाइन को केटाइन से नहीं मतलब होगा, और दोनों आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेंगे, मूवमेंट करेंगे, जिसका वजह से आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी, तो उसका मोलर कंडक्टेंस तो बढ़ेगा। और जब डाइल्यूशन करते गए करते गए करते गए अपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, तो उस समय मोलर कंडक्टेंस भी एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया होगा, और वही उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, वही जो मोलर कंडक्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे भाई, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या हम लोग बोल देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। या इसको कैसे डिनोट किया जाता है, लेमडा एम इनफाइनाइट या लेमडा एम जीरो। जीरो का मतलब मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। क्या ये बताओ, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया होगा कि नहीं पहुंच गया होगा? पहुंच गया हो गया, क्योंकि भाई आपने डाइल्यूशन कितना कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं इसका थोड़ा सा ग्राफ आपको समझाने की कोशिश करूं भाई, देखिए ये मोलर कंडक्टेंस है और वर्सेस डाइल्यूशन। देखिए भाई ये मोलर कंडक्टेंस वर्सेस डाइल्यूशन, आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस तो बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते भाई बढ़ी और ये मैक्सिमम पॉइंट तक बढ़ी, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। अरे भाई इसका मतलब ये देखो, यही इसका मैक्सिमम वैल्यू है भाई, और यही मैक्सिमम इसका। देखो भाई डाइल्यूशन करा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ा, डाइल्यूशन करते गए मोलर कंडक्टेंस लगातार बढ़ते गया, लेकिन एक ऐसा समय आएगा उसके बाद कांस्टेंट हो गया भाई। अरे भाई ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है ना भाई, और वही मैक्सिमम वैल्यू को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा भाई मैक्सिमम कंडक्टेंस तो बढ़ते रहेगा भाई, इस केस में यहां पर जाने का मतलब हो गया कि भाई देखो पहले केटाइन और एनाइन का बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, फिर डाइल्यूशन करेंगे, अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा, आयन की मोबिलिटी बढ़ेगी। मतलब इस केस में मतलब तुमने इतना डाइल्यूशन कर दिया है कि केटाइन एनाइन का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो हो गया है। मतलब केटाइन और एनाइन का बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो गया, मतलब आपने कितना डाइल्यूशन कर दिया, इनफाइनाइट। और उस समय वो जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी वही कहलाएगा लेमडा एम इनफाइनाइट। इसका ये मतलब नहीं होगा कि पानी मिलाते रहेंगे मिलाते रहेंगे मिलाते रहेंगे, वैल्यू बढ़ेगी 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 और एक मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ेगी, उसके बाद आप जितना मर्जी उतना पानी मिला लीजिए, उसका मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भाई अट्रैक्शन पहले ही जीरो हो गया था। उसके बाद पानी मिलाने से उसका मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं ना भाई? कहां तक मैक्सिमम का, भाई देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मतलब आप क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, इस पॉइंट में क्या हुआ है कि केटाइन और एनाइन का बीच का अट्रैक्शन जीरो हो गया है, और जीरो हो गया मतलब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है, तो उस केस में उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वही मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर आपसे कोई बोलेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है भाई, अगर आपसे कोई बोलेगा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, तो डाइल्यूशन एट विच, बट देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि उस डाइल्यूशन पे आयंस का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन हो जाए। क्या हो जाए भाई? इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। और आयन का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन तभी हो सकता है जब दोनों आयन के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाए, उसी को बोला जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोला जाएगा भाई? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं? और इसी को अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं भाई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए भाई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और इसके लिए एक ग्राफ बनाया गया, और वो ग्राफ एक साइंटिस्ट बनाए जिनका नाम है डीवाई, क्या नाम है भाई? डीवाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन। उन्होंने एक ग्राफ बनाए, और ग्राफ क्या था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उन्होंने भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाए। क्या बनाए भाई? मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाए। अरे भाई उन्होंने क्या कर रहे थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई। उन्होंने क्या करा भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उनके पास एक ग्लास था, ठीक है, कहानी थोड़ा समझ लीजिए भाई। और इस ग्लास में उन्होंने एक चम्मच क्या मिला दिया भाई? शुगर। क्या मिला दिया भाई? अभी ग्लास सूखा था, इसमें पानी नहीं था, ये था शुगर। अब इसमें क्या कर दिए भाई? पानी मिला दिए। कितना? यहां तक मान लो पानी मिला दिए। पानी मिला देंगे तो ये सोल्यूशन क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रो, अब ये तो डिजोल्व हो जाएगा भाई, और ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक। कैसा हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक। अब उन्होंने क्या किया भाई, ड्रॉप वाइज, ड्रॉप ड्रॉप क्या कर रहे थे भाई? पानी मिला रहे थे, डाइल्यूशन कर रहे थे। तो उन्होंने डाइल्यूशन करा, डाइल्यूशन करेंगे। अच्छा बताइए, डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा कम होगा?
डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा। मतलब जब वो डाइल्यूशन कर रहे थे तो कंसंट्रेशन कम हो रही थी, क्या हो रही थी भाई? कंसंट्रेशन कम हो रही थी, लेकिन हमारा मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। मतलब डाइल्यूशन जब करेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा और मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। फिर उन्होंने डाइल्यूशन करते 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 भाई ये ग्लास ही तो फुल हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उन्होंने बार बार रीड कर लिया कि एक पार्टिकुलर, मान लो जब डाइल्यूशन करेंगे, एक पार्टिकुलर मतलब डाइल्यूशन करने के बाद उस समय उसकी कंसंट्रेशन को नोट कर लिया। फिर आपने डाइल्यूशन करा, फिर उस समय उसकी कंसंट्रेशन को नोट कर लिया। फिर उसने डाइल्यूशन करा, उस समय उसकी कंसंट्रेशन को नोट कर लिया। और ग्राफ को देखा तो ग्राफ तो ऐसी आ रही थी। मतलब डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन तो कम हो रहा था, लेकिन मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा था। अब मुझे बताइए उन्होंने क्या कर दिया भाई? अगर ग्लास ही यहाँ तक, मान लो ये पूरा डाइल्यूशन करते करते इसका ग्लास तो फुल हो गया ना भाई, तो क्या इनकी और कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं? क्या ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पहुंच गए? क्या नहीं। उन्होंने क्या देखा भाई कि उन्होंने ये देखा कि मैं तो जीरो कंसंट्रेशन तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। अरे भाई कंसंट्रेशन जीरो का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उन्होंने क्या करा भाई, उनके पास एक ग्लास था, पानी थोड़ा था, फिर पानी मिलाते मिलाते उनकी कंसंट्रेशन कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। ऐसा हुआ कि ग्लास ही फुल हो गया भाई। समझ पा रहे हैं क्या भाई? तो उनको किसी ने बताया कि आपके घर में भाई 500 लीटर का टंकी था। तो क्या गए, ये कहानी बनाया गया है, ये एक्चुअली ऐसा रियल है नहीं। समझ पा रहे हैं भाई? नहीं तो आप सोच रहे होंगे ऐसा है। तो उनको किसी ने बताया कि भाई उनके घर के ऊपर में क्या है भाई, टंकी है। टंकी कितना लीटर का है? 500 लीटर का। उसने ग्लास को ले जाके 500 लीटर सोल्यूशन में डाल दिए। क्या भाई वो और ज्यादा डाइल्यूशन कर दिए? अरे भाई क्या और ज्यादा डाइल्यूशन कर देंगे तो क्या कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी, और कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। अरे भाई देख रहे थे कि ग्राफ यहां तक आया, लेकिन वो जीरो कंसंट, भाई 500 लीटर तो इनफाइनाइट नहीं है ना भाई, फिक्स है ना कि उसमें 500 लीटर पानी है। क्लियर है ना भाई? मतलब वो क्या नहीं भाई, वो कहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जीरो कंसंट्रेशन तक। तो उन्होंने क्या करा भाई, उन्होंने ये देखा कि भाई डाइल्यूशन करने पे तो ग्राफ तो यही ट्रेंड आ रही है, तो अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया जाए तो इसी ग्राफ को अगर प्लॉट कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, तो जो यहां में कट होगा वही उसका क्या कहलाएगा भाई? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ पा रहे हैं भाई? उन्होंने क्या देखा भाई कि अगर हम लोग मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाए तो ग्राफ सीधा जा रहा था, और ये ग्राफ यहाँ में जहां में कट करेगा वही क्या हो जाएगा भाई, हमारा मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। देखो मोलर कंडक्टेंस तो बढ़ रहा था, अब यहां तक बढ़ गया, और वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और उसी को नाम क्या दिया गया भाई? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या आप इसको क्या भी बोल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? बाद में इन्होंने ग्राफ बना लिया तो उनको बाद एक इक्वेशन लिखा गया। क्या लिखा गया भाई? इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या थी भाई? देखिए ये इक्वेशन थी लेमडा एम इज इक्वल टू, क्या थी भाई? लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस बी रूट सी। क्या था ग्राफ? लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस बी रूट सी। बी एक कांस्टेंट है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा ये जो ग्राफ बना है उसका स्लोप क्या था? मतलब आप देख रहे हैं इनका ग्राफ ऐसा ही था, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसा। बताइए इसका स्लोप पॉजिटिव निगेटिव है? क्या ये ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है? निगेटिव है, ग्राफ नीचे आ रहा है, निगेटिव है। निगेटिव है कि नहीं है? अब देखो ये इक्वेशन क्या, अगर मान लो इसको मैं y इज इक्वल टू, इसको देखो ये, क्योंकि ग्राफ किसका किसका बीच में बनाया जा रहा है, ग्राफ किसका किसका बीच में? मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट कंसंट्रेशन, और आपने एक्स एक्सिस में क्या लिखा था? रूट सी। तो अगर इसको अच्छा से लिख दिया जाए, आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, अगर इसको अच्छा से लिख दिया जाए तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? और ग्राफ में देखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है कि नहीं है, और आपने y एक्सिस में तो मोलर कंडक्टेंस को बनाया है, और x एक्सिस में रूट सी को बनाया है, और x का पहले क्या होता है भाई, हमारा स्लोप होता है, और इसकी स्लोप कितनी आ रही है? माइनस बी। क्या स्लोप निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है? हाँ, तो ग्राफ भी डिक्रीजिंग है कि नहीं है? अरे भाई तुम लोग समझ पा रहे हैं ना? अगर ग्राफ ऐसा होता तो बोलते इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, है ना? तो ये सब मैंने जस्ट बता दिया कि इसका स्लोप कैसा था, निगेटिव था, और इनका वाई एक्सिस इंटरसेप्ट तो यही हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डी वाई हकल ऑन सेगर
इक्वेशन, और भाई डीवाई ने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ग्राफ बनाया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए ग्राफ बनाए भाई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मतलब आप मुझे बताइए, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? क्या बताइए, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं, क्योंकि वो तो भाई कट कर देता है भाई, और जहां में ये कट करेगा वही उसकी वैल्यू हो जाती है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि डीवाई ने जो डीवाई हकल्स ऑन सेगर इक्वेशन था वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट का, किसकी बात करूं भाई? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अरे भाई जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो उसमें क्या होने लगेगा भाई? जो कहानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हो रहा था तो वो तो होगा ही होगा। जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो क्या होने वाला है भाई? डाइल्यूशन करेंगे, कंसंट्रेशन कम होगा, इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, जिसका वजह से मोबिलिटी बढ़ेगा और लेमडा एम तो बढ़ेगा। ये तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैलिड रहेगा, लेकिन उसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा। क्या? अरे भाई जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना तो अल्फा भी बढ़ेगा। क्या जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा भी बढ़ेगा? अल्फा बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ आयन इन सोल्यूशन बढ़ेगा। अगर सोल्यूशन में आयंस भी बढ़ रहा है और आयंस के बीच की, देखो सोल्यूशन में आयंस भी बढ़ रहा है और मोबिलिटी भी बढ़ रही है, तो क्या उसका कंडक्टेंस भाई स्ट्रॉन्ग से तो ज्यादा ना हो जाएगा भाई? क्या ये बताया गया था? तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए भाई? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो याद रखना कि उनका जो ग्राफ आ रहा था वो ऐसे आ रहा था। कैसे आ रहा था भाई? ये था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्यों ऐसा आ रहा था? क्योंकि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट था ना तो उसमें एक और एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाता है, तो उसका कंडक्टेंस तो भाई एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा था। क्या समझ पा रहे भाई? क्या ये ग्राफ कभी इसको वाई एक्सिस को कट करेगा? क्या नहीं कट करेगा भाई। आप जितना इसको बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, ये ग्राफ तो कभी कट करने वाला नहीं है। अगर ये ग्राफ नहीं कट करेगा तो क्या इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकाला जा सकता है? क्या नहीं निकाला जा सकता है। क्या वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो वो तो कट कर रहा था, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आप बोल सकते हैं कि उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगा। लेकिन जब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो ग्राफ तो भाई सीधा बढ़ रहा था, एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा था। और एक्सपोनेंशियल बढ़ने का भी रीजन यही है कि वो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन में आयंस बढ़ जाता है। सोल्यूशन में एक एक्स्ट्रा काम होता है कि आयंस भी बढ़ जाता है, और आयंस बढ़ता है तो कंडक्टेंस एक्सपोनेंशियल बढ़ जाता है, इसलिए ग्राफ ऐसा आता है। मतलब आपने ये देखा कि अगर हमारे पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है भाई? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उनका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इस रूल से कैलकुलेट नहीं हो सकती। मतलब ये जो डीवाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन है वो सिर्फ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट करेगा, लेकिन किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये किसके लिए है भाई? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो दूसरा लॉ पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम कोल्होर्सेस लॉ होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तुमको समझा नहीं समझा ये? अच्छा, मैं आपसे एक लाइन पूछूं, आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन से क्या समझते हैं? अरे भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है आप इतना पानी मिला दीजिए कि केटाइन को एनाइन से मतलब ना हो और एनाइन को केटाइन से मतलब ना हो। इतना पानी मिला देना है। जब दोनों से किसी को किसी से मतलब नहीं होगा तो उस आयन का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होगा, और जब उस आयन का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होगा तो मैं बोल सकता हूं कि आपने क्या कर दिया है? आपने तो भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आपको लगता है कि कुछ कॉपी करना चाहिए? कर लीजिए। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसे होता है भाई? आगे बनाया गया है, अब बना भी लेंगे। ऐसा होता है, और इसका रीजन भी होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने से आयंस बढ़ता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने से आयंस बढ़ता है, आयंस बढ़ता है, जिसका वजह से मोलर कंडक्टेंस और रेपिडली बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए वो कर्व वाई एक्सिस को नहीं कट करता है, उसको बढ़ाएंगे तो बढ़ते चला जाएगा, वो कट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका वैल्यू को निकाल पाना मुश्किल है इस लॉ से। डी वाई हकल ऑन सेगर। तो इसका नाम है, अगर मान लो ये ग्राफ है भाई, कभी कभी ऐसा दिया जाएगा तो फर्स्ट होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नीचे वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मान लो मैंने इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, और मैंने बोल दिया बताइए NaCl और एसिटिक एसिड जो लिखा गया है भाई, वो बताइए NaCl को 1 में रखा जाएगा या 2 में रखा जाएगा? NaCl का जो ग्राफ 1 वाला है या 2 वाला है?
वन वाला है, और एसिटिक एसिड का भाई टू, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ग्राफ ऐसा होगा टू वाला का, और वन वाला का क्या हो जाएगा भाई, NaCl। क्या आप समझ पा रहे होंगे? हो गया, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। भाई हमने यही तो पढ़ा है अभी तक, चार ही तो टॉपिक बताई हैं आपने आपको कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस में चार टॉपिक होती है भाई, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और चारों कंडक्टेंस का वैल्यू कब अलग अलग होता था, कब अलग अलग हो जाता है, जब आप डाइल्यूशन करते हैं। जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो कप्पा कम हो जाता है, बाकी तीन कंडक्टेंस बढ़ जाता है। और उसमें फिर हमने मोलर कंडक्टेंस जब पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उसमें हमने दो कंडक्टेंस के बारे में बोला था पढ़ना है, एक तो मोलर कंडक्टेंस और एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और आपने क्या देखा कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं भाई, जब डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है भाई? लेमडा एम बढ़ जाता है, क्योंकि आयंस जब दूर दूर हो जाएंगे तो आयंस भागेंगे, आयंस भागेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। हो जाएगा ना भाई, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाता था। डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाती है भाई, बढ़ती है। आपने देखा था कि डाइल्यूशन करने से केवल कप्पा कम हो जाता है, बाकी सारी टर्म्स बढ़ जाती हैं। तो डाइल्यूशन करेंगे तो लेमडा एम तो बढ़ ही जाएगा ना भाई। और आपने डाइल्यूशन करते 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 इनफाइनाइट टाइम्स कर दिया। जब आप इनफाइनाइट टाइम्स कर देंगे भाई, तो दोनों केटाइन और एनाइन का बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आपने जीरो कर दिया। जब आप जीरो कर देंगे तो केटाइन को ना तो एनाइन से मतलब होगा, ना एनाइन को केटाइन से मतलब होगा, दोनों आयन अब इंडिपेंडेंट हो जाएगा और इंडिपेंडेंटली माइग्रेशन करेगा, जिसका वजह से उसका मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। और जब वो मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम हो रहा है, उसी मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस का नाम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसको कैलकुलेट करने के लिए भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, मतलब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, डीवाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन। उन्होंने क्या ग्राफ दिया था, उन्होंने क्या बताया भाई, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस B√C होता है। और ग्राफ देख रहे थे कि जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन तो कम होगा और मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। इस ग्राफ को थोड़ा एक्स्ट्रा प्लॉटेड करेंगे तो वाई एक्सिस में कट करेगा, और जो वाई एक्सिस की वैल्यू होगी वही उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगा। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते थे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब डाइल्यूशन करते हैं तो आयंस ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका वजह से ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। तो यही तक हमने अभी तक हमने यही पढ़ाया आप लोगों को। क्लियर है ना भाई? क्या किसी को डाउट नहीं है? क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई? अच्छा देखिए, ये जो लॉ था, कोलोरसिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन था, ये दोनों के लिए है। या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, या तो हमारा कैसा हो भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए वैलिड होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और किसके किसके लिए भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, दोनों के लिए ये लॉ वैलिड है। अच्छा ये क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले ध्यान से सुनेंगे, बाद में कॉपी करना है। ठीक है, ये नाम सुना सुना लग रहा है क्योंकि अभी आप लोग रिसेंट में पढ़ के आए होंगे, है ना? जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, जैसे मान लो हमारे पास में पानी है, और पानी में मैं एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाना चाहता हूं, और वो इलेक्ट्रोलाइट है CaCl2। क्या है भाई? CaCl2। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपने कितना मिलाया भाई, 1 मोल। कितना मोल मिलाया? 1 मोल। ठीक है, और आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर में मिला दिया, और जैसे ही इसके अंदर में आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो ये आयंस जो होगा डिसोसिएट हो जाएगा। और किस किस में हो जाएगा, आप ही बताइए भाई? Ca+2 में हो जाएगा, और सोल्यूशन में Cl- भी मिलेगा, और Cl- भी मिलेगा। क्लियर है ना? आपने क्या करा, आपने वाटर लिया और उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, और आपको मालूम होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है वही उसका मोलर कंडक्टेंस होता है कि नहीं होता है? और आप मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं, क्या भाई देखो, 1 मोल CaCl2 यहाँ में मिला दिया गया है, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसी का तो नाम मोलर कंडक्टेंस होता है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या ये मोलर कंडक्टेंस ऑफ CaCl2 है भाई, क्योंकि ये CaCl2 1 मोल है ना भाई, और इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस आएगा,
अरे भाई वही तो मोलर कंडक्टेंस होगा, और मोलर कंडक्टेंस को तो लेमडा एम से ही डिनोट करा जाता है। तो ये जो होगा वो किसका होगा भाई, ये CaCl2 का मोलर कंडक्टेंस होगा। समझ पा रहे हैं भैया? अच्छा आप मुझे बताइए, क्या आपने क्या कर दिया भाई, यहाँ में 1 मोल मिलाया, और जैसे ही आपने 1 मोल मिलाया तो बताओ यहाँ में Ca के भी कितने मोलर होंगे? एक। अरे भाई Ca के भी कितने मोल होंगे? 1 मोल होंगे। तो बताइए मैं बोल सकता हूं कि यहाँ में मोलर कंडक्टेंस Ca+2 का, यहाँ में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना भाई? तो ये जो होगा मोलर कंडक्टेंस होगा वो किसका होगा भाई, Ca+2 का। और यहाँ में देखिए, यहाँ में भी क्या होगा भाई, मोलर कंडक्टेंस होगा किसका, Cl- का। किसका होगा भाई, Cl- का, क्योंकि यहाँ से Cl भी कितने होंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई यहाँ में Cl भी 1 मोल है, और ये भी Cl क्या है, 1 मोल है। तो यहाँ में 1 मोल होगा, और यहाँ से भी हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान से सुनिए, अभी कॉपी नहीं करेंगे। क्या ये मोलर कंडक्टेंस होगा Cl- का? अच्छा आप मुझे बताइए, क्या इसकी वैल्यू इन तीनों का सम के बराबर होगा? क्या ऐसी बराबर होगी? आपने ऐसा बोला, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हमने क्या करा, और इसको अच्छा से समझाने के लिए मैंने 3 कंटेनर लिया भाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने 3 कंटेनर लिया, और इसमें हमारा Ca+2 है, और वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या इसका कंडक्टेंस को मैं बोल सकता हूँ मोलर कंडक्टेंस? अरे भाई बोलिए, बोल सकता हूँ क्या? अरे भाई 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। और यहाँ में जो कैल्शियम है वो कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट है भाई, 1 मोल। कितना है भाई, 1 मोल। मतलब इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसी को मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। तो ये जो मोलर कंडक्टेंस है वो किसका है, कैल्शियम, Ca+2 का। अच्छा इसका बताइए, ये जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो किसका भाई, Cl- का, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस है। क्लियर है ना भाई? और यहाँ भी बताइए 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे भाई, मोलर कंडक्टेंस। अच्छा आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो भाई, इसकी वैल्यू मान लीजिए 20 है। कितनी है, कितनी है भाई, 20। इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 5। तो देखिए इसकी वैल्यू तो 20 हो गई, और इसकी वैल्यू 5 हो गई। बताओ ये सबका सम कितना आ रहा है? लेकिन जब इसका वैल्यू निकाला गया तो 30 नहीं आ रहा था, 30 से कम आ रहा था। 30 नहीं आ रहा था, 30 से कम आ रहा था। तो बताइए क्या यह में इक्वल हो गया या नॉट इक्वल होगा? नॉट इक्वल होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? मैं वही सिखाना चाहता हूं कि देखिए क्या ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा भाई इसका सम तो भाई 20+10 30 आना चाहिए ना। तो क्या ये भी तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस है ना भाई, क्या इसकी भी वैल्यू 30 आनी चाहिए? लेकिन 30 नहीं आया, 30 से थोड़ा सा कम आया। अच्छा 30 से कम क्यों आया, उसका रीजन समझिए। देखिए भाई 30 से कम इसलिए आया क्योंकि बताइए आपने यहाँ में तीनों को, ये तीनों आयन है कि नहीं है भाई? क्या इस आयन का बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? उस अट्रैक्शन, क्या भाई अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ में देखो आयन साइंस है ना भाई, क्या आयन साइंस है ना? तो आयन है तो इसका बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा भाई, अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन होगा तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं आएगी। अच्छा जब थोड़ा सा ध्यान दो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए भाई, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया जाए। जब उसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो बताओ उसका कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, और कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा ना, इंटर 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 आयनिक अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। जब इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उस केस में दोनों आयन का बीच में तो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब क्या हो गया भाई, जीरो हो गया। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं बात करूं CaCl2 का, किसकी बात करूं भाई, अब CaCl2 को जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, Ca+2 2 टाइम्स Cl-1, मतलब Cl-1 प्लस Cl-1। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, बोलो क्या ऐसे लिख सकते हैं? अब इसका जब आप मोलर कंडक्टेंस लिख रहे थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CaCl2, तो आप देखो आपने ऐसा लिखा था, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ca+2। अरे भाई देखो 2 बार ClCl होगा, तो आप तो ऐसे लिख रहे थे ना, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl-1 प्लस, तो क्या इसको 2 बार लिख दिया जाए? अरे भाई Cl प्लस Cl अलग अलग था ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझे नहीं समझे भाई?
क्या बताओ ये बराबर आ रहा था क्या? नहीं, बराबर नहीं आ रहा था। लेकिन ये बराबर कब होगा? जब इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे ना भाई। क्या कर देंगे भाई? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जो आयन के बीच में अट्रैक्शन था वो तो खत्म ना हो जाएगा भाई। जब अट्रैक्शन हो जाएगा खत्म, तब ये वैल्यू आपस में बराबर आ रही थी भाई। ये जो लिखा गया है ना, ये जो लिखा गया है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपने क्या कर दिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और आपने क्या कर दिया, इनफाइनाइट टाइम्स तक डाइल्यूशन नहीं किया। अगर डाइल्यूशन नहीं करेंगे तो दोनों आयन का बीच में अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। अगर अट्रैक्शन होगा तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट बराबर नहीं आ रही। लेकिन अब आपने इसमें इतना पानी मिला दिया कि ताकि आयन केटाइन को ना एनाइन से मतलब है ना एनाइन को केटाइन से मतलब है, दोनों एनाइन केटाइन का बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया भाई? जीरो। अगर अट्रैक्शन ही खत्म हो गया तो इसका सम इसके बराबर होगा। जब इसको बराबर लिखना है तो बताओ इसका ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा भाई? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो ये वैल्यू बराबर है। अगर आप इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे तो उसका वैल्यू ये बराबर नहीं होगा। अच्छा, जैसे आप देखिए भाई, मान लो ये हमारा एटम है भाई। ये मान लो यहाँ से इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस थोड़ा आपको पढ़ाया जाएगा। मान लो ये एटम ए है तो इसका रेडियस है आर है और इसका रेडियस है आर बी। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो ये डिस्टेंस क्या है भाई? डी ए बी। तो बताओ आप मुझे बताइए, जो डी ए बी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होना चाहिए? अरे भाई यही तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। क्या वो आर ए प्लस आर बी के बराबर होना चाहिए ना? क्या आर ए प्लस आर बी के बराबर होना चाहिए? लेकिन होता ही नहीं, इससे कम हो जाता है। अरे भाई इससे कम हो जाता है, इससे कम हो जाता है। क्यों ऐसा कम हो जाता है? कितना? इलेक्ट्रॉन निगेटिव डिफरेंस का वजह से। मान लो यहाँ में जो न्यूक्लियस होगा इसका इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मतलब होना तो चाहिए ऐसा। क्या हमको दिखाई दे रहा है? ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो यहाँ में क्या होने लगता है भाई? ओवरलैपिंग, जिसका वजह से डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा, ये डिस्टेंस कब आपस में बराबर होगा? जब मैं बोल दूं कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू है अगर वो जीरो हो जाए। क्या हो जाए भाई? जीरो हो जाए। अगर ये टर्म जीरो हो गया तो बताओ डीएबी का वैल्यू आर ए प्लस आरबी के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उसी प्रकार जब आयंस थे ना भाई, एक सोल्यूशन में 3 आयंस थे, तो उस आयन का बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा भाई? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा तो वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी। लेकिन अगर उसी अट्रैक्शन को हम जीरो बना दें तो क्या वो वैल्यू बराबर हो जाएगा? क्या वो वैल्यू बराबर हो जाएगा? इसलिए जब भी आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड है और उसको आप लिखते हैं और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ca+2 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CaCl2। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो इंपॉर्टेंट तो यही है। क्या इसके पहले जो पढ़ाया जा रहा था वो सही नहीं था? क्योंकि उसमें आयंस का बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा भाई? अट्रैक्शन। अगर आयंस के बीच में अट्रैक्शन है, अगर आयंस के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है तो क्या होगा भाई? वैल्यू बराबर नहीं होगी। तो कब इक्वल टू का साइन लगाना है, कब नहीं लगाना है, तो ये आपको समझ भाई। हमको तो ये मतलब होना चाहिए, ध्यान से देखिए, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि ये CaCl2 लिखा है और ये CaCl2 लिखा है तो इसका 2 टर्म लिखना है। एक तो इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो लिखना आना चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अरे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ, आप लोग जानते हैं क्या मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई वैलेंसी फैक्टर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? अब थोड़ा इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है। क्या लिखना है भाई? एक तो लिखना है, बाकी तो एकदम कंसेप्ट आसान है भाई, आराम से लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखूं, क्या लिखूं भाई? इक्विवेलेंट। क्या उसके लिए वैलेंसी फैक्टर मालूम होना पड़ेगा? क्या उसके लिए क्या मालूम होना पड़ेगा? वैलेंसी फैक्टर। अब मुझे बताइए CaCl2 का वैलेंसी फैक्टर। अरे भाई CaCl2 ये सॉल्ट है और इसको तोड़ेंगे तो जितना केटाइन का चार्ज होगा वही एनाइन का चार्ज होगा, वही हमारा वैलेंसी फैक्टर होगा। अरे भाई समझे नहीं समझे? क्या वैलेंसी फैक्टर तुमको 5 टर्म सिखाया था? चार्ज का, किसका? चार्ज का, फिर एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का। बोलिए क्लियर है ना भाई? बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर। तो इसका ये आयंस है, इसका वैलेंसी फैक्टर जो इसका चार्ज वही इसका वैलेंसी फैक्टर। Cl माइनस का वैलेंसी फैक्टर 1। क्या हो जाएगा भाई? 1।
मतलब कोई भी आयंस लिखा है भाई, देखिए अगर Cl माइनस लिखा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1, ऑक्सीजन -2 लिखा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, और N-3 लिखा है तो वैलेंसी फैक्टर 3 होगा, और N पे +3 लिखा है तो वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। बोलो क्लियर है ना भाई? चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं और आपको बताना है सही है गलत है। ये रिजल्ट होता है, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको किसी भी कंपाउंड का 2 टर्म लिखना आना चाहिए। क्या क्या लिखना आना चाहिए? एक तो लेमडा इक्विवेलेंट और एक मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है ना? अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसा ऐसा लिखूं, लेमडा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CaCl2, ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? वैलेंसी फैक्टर से। और CaCl2 का वैलेंसी फैक्टर कितना है? बताओ, क्या ये मोलर कंडक्टेंस ही है ना भाई? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस। क्या ये और ये बराबर है कि नहीं है? अच्छा बताइए, ये जो कुछ है तो मैं तो वैसे ही लिखूंगा, यहाँ में मोलर था, अब यहाँ में मैंने इक्विवेलेंट लिख दिया। और बताओ, इक्विवेलेंट लिखा है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? वैलेंसी फैक्टर। कितना है वैलेंसी फैक्टर? 2। और यहाँ में जो लिखा है वो सब लिख दीजिए, 2 लेमडा m नहीं, इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस। और बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है भाई? 1 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे? 1 से। अब आप देख रहे हैं इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, क्या 2 2 कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा। तो बताओ इसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा, क्या इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा CaCl2 का, वो क्या हो जाएगा भाई? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca+2। और यहां से क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। भाई यही दो बॉक्स बनाया गया, वही इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखो समझना है कि भाई जब CaCl2 को ब्रेक करते हैं तो कैल्शियम का तो एक आयन मिला और क्लोरीन के कितने आयन्स, लेकिन यहाँ में 1 और 2 लिखना है। किस केस में लिखना है? मोलर कंडक्टेंस लिखते समय उस आयंस को भी लिखना है, लेकिन जब उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है तो आयन से कुछ भी लेना देना नहीं, आपको सिर्फ कैल्शियम और क्लोरीन लिखना है। देखो समझ पा रहे हैं भाई? लेकिन कोई भी कंपाउंड को जब आप तोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ आयंस मिलता है, केटाइन भी मिलेगा, एनाइन भी मिलेगा, लेकिन मोलर कंडक्टेंस लिखते समय उसको लिखना है, उसका आयंस को लिखना है कि कितना मिला, लेकिन इक्विवेलेंट लिखते समय नहीं लिखना है। नहीं, आपको नहीं समझ में आया? जैसे इधर देखिए भाई, पहले देखेंगे बाद में कॉपी करेंगे। Al2SO4 का होल थ्राइस, क्या लिखा है भाई? Al2SO4 का होल थ्राइस। ब्रेक करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा, सल्फेट मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा और सल्फेट। अच्छा बताओ, आपने ऐसा लिख दिया एल्यूमिनियम मिला और सल्फेट मिला। अच्छा बताओ एल्यूमिनियम कितना है? अरे भाई देखो यहाँ में कितना है? 2। सल्फेट कितना है भाई? 3। आपको मालूम होता है कि ये 3 है तो इसका चार्ज होगा, ये 2 है तो इसका चार्ज होगा। क्लियर है ना भाई? अब मुझे बताइए, अब इसका लिखना है 2 टर्म, एक तो मोलर कंडक्टेंस और क्या लिखना है भाई? देखिए आप लोगों का आंख ऑटोमेटिक बंद हो रही है, उस पर ध्यान देना है भाई। देखो एक तो हमको क्या लिखना है? मोलर कंडक्टेंस, और दूसरा क्या लिखना है भाई? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या लिखना है भाई? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? देखो बहुत आसान है, पहले एक बार मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्टली रिजल्ट लिखना है। क्लियर है ना? अच्छा बताओ, इसको बताओ मोलर कंडक्टेंस कैसे लिखा जाएगा बताइए? इसका आगे में क्या है भाई? 2 इंटू प्लस यहाँ में आयंस को भी लिखना है 3 टाइम्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट -2। क्या ये समझ में आ गया? अब इसका लिखना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या लिखना है भाई? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब मुझे बताइए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है इसका Al2SO4 का, तो बताइए इसको लिखने के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि मोलर कंडक्टेंस आता है? वैलेंसी फैक्टर। किससे भाई? अब मुझे बताओ, जब Al2SO4 को ब्रेक करा जाएगा तो इसमें टूटेगा, एक एल्युमिनियम का चार्ज +3, तो 2 एल्युमिनियम का चार्ज कितना हो जाएगा? 6। तो अगर मैं बोलूं Al2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है तो क्या बताएंगे? अरे भाई कितना बताएंगे? 6। अरे भाई या तो केटाइन का ले लो या तो एनाइन का ले लो। एक सल्फेट पे चार्ज -2 है तो 3 सल्फेट पे चार्ज -6, तो माइनस तो नहीं ना लिया जाता है भाई। तो बताइए वैलेंसी फैक्टर Al2SO4 का कितना होगा? 6। तो भाई तुमने लिखा इक्विवेलेंट, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस। बोलो क्लियर है ना? क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? अच्छा बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जैसे लिखा है मोलर कंडक्टेंस जैसे लिखा है वैसे तो लिखना है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? वैलेंसी फैक्टर से। और Al+3 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 3। तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 3 से। अरे भाई जो मोलर कंडक्टेंस लिखा है वो तो हमको लिखना ही पड़ेगा, और मैंने भी गलत लिख दिया, यहाँ में क्या लिखना पड़ेगा?
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या लिखना पड़ेगा भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट। ये तो अब मोलर कंडक्टेंस लिखा था आपने जो वैल्यू था, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाए बताइए, 2 से। तो अब मुझे बताइए क्या इधर भी 6 आ रहा है, क्या इधर भी 6 और इधर भी 6, क्या 6 ने 6 को काट दिया, तो बताइए जो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा किसका भाई, Al2SO4 का होल थ्राइस, वो किसके बराबर होगा भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al+3, और क्या हो जाएगा भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट माइनस। समझ पा रहे हैं क्या, क्या मुझे बताइए जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिख रहे हैं तो क्या उसको आयन से लिखना जरूरी है क्या, कि वो कितना आयंस में टूटा, अरे भाई 2 में लिखा है 2 में, क्या वो फाइनली कट जाती है, तो याद रखेंगे कि इक्विवेलेंट मतलब क्या बोला मैंने, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब भी लिखते समय उसका आयंस को नहीं लिखना है, सिर्फ केटाइन और एनाइन को लिख दीजिए, लेकिन मोलर लिखते समय कितना आयंस में है उसको लिख देना पड़ेगा। समझे नहीं समझे, क्या इसके पहले वाला भी कॉपी करना चाहते थे, क्या आप लोग ये भी कॉपी करेंगे ना, कॉपी हो गया तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन electrolytics, at infinite dilution electrolytic shows at infinite dilution electrolytic shows complete ionization, electrolytic show complete ionization, complete ionization and IIAF interionic attraction force, interionic attraction force is zero, is zero, so ion migrate independently, so ion migrate independently। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं ये पॉइंट, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे each ion contribute, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे each ion contribute, each ion contribute a definite value, each ion contribute a definite value towards, definite value towards molar and equivalent conductance, molar and equivalent conductance of an electrolyte, of an electrolyte, each ion contribute a definite value towards molar and equivalent conductance of an electrolyte irrespective of opposite ions, irrespective of opposite ion it is associated with, opposite ion it is associated with। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इन सिंपल वर्ड, इन सिंपल वर्ड दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ इन सिंपल वर्ड दिस लॉ स्टेट दैट, ये लिखना है भाई, इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, देखिए इन सिंपल वर्ड दिस लॉ स्टेट दैट लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट लिख लीजिएगा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ, इज सम ऑफ, इज सम SUM सम ऑफ, फिर यही लिख लेना है सम ऑफ equivalent conductance, equivalent conductance at infinite dilution of its ion, of its ion। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक बार। अगर मान लो इसका सही सही बताना है, AlCl3 लिखा है, क्या लिखा है भाई, मतलब एक देखो हमने सीखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, और एक हमने क्या सीखा है भाई, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ पा रहे हैं ना अब। तो अगर इसको आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताइए,
Al प्लस 3 मिलेगा और कितना Cl माइनस 3Cl माइनस मिलेगा ना। और बताइए अगर इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लिखा जाए तो आप लोग मुझे बताइए क्या लिखा जाए। इसका आगे में 1 है तो 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al प्लस 3 और क्या लिख दिया जाएगा भाई 3 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस लिख दिया जाएगा ना ऐसा। लेकिन बताओ इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो बताओ क्या लिख दिया जाएगा AlCl3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al प्लस 3 प्लस क्या लिखा जाए यहाँ में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस 1। 3 नहीं लिखना है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई। तो यही है आज की क्लास में, यही आपको सिखाना था कि मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैसे लिखते हैं और इक्विवेलेंट लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे लिखते हैं। क्या आपको समझ में आ गया। अब आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा।